वेलकम बैक माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो बॉटनी सब्जेक्ट से हुआ था 2020 के अंदर। तो बॉटनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डेली के अपन उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की या पीजीटी कहें अपन या बायोलॉजी स्कूल लेक्चर कहें अपन फर्स्ट ग्रेड कहें, सभी एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो डेली इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। किसी प्रकार के अगर आपको डाउट लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि अपन उनका सॉल्यूशन कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 126 से देखते हैं। इन प्लांट प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर सच एज कौन से कैरेक्टर्स? डाइकोगेमी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, हेटेरोस्टाइलिंग एंड मेल स्टेरिलिटी विल प्रमोट। किसके द्वारा प्रमोट किए जाते हैं? ये सभी कैरेक्टर्स जो हैं वो किसके द्वारा प्रमोट किए जाते हैं? ये हमेशा क्रॉस जो पोलिनेशन होती है, एक प्लांट का जो अपन कहें मेल गेमिट और दूसरे का फीमेल गेमिट का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होती है, उनके कारण से कुछ इस प्रकार के कैरेक्टर्स वो देखने को मिलते हैं। तो इसका ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जरूरी भी है इन्वायरमेंट के अंदर ताकि कुछ नए कैरेक्टर्स हैं वो नेचर में अडेप्ट हो, इन्वॉल्व हो, इसलिए बेटर क्वालिटी के लिए क्रॉस पोलिनेशन भी जरूरी है। 127 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, एमएस मीडियम is supplemented with which of the following pair growth regulators to induce root and shoot differentiation? एमएस मीडियम पर जानते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो मोरासेज एंड स्कूग मीडियम जो है, मोरासेज एंड स्कूग मीडियम जो है वो यूज में लिया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान अपन सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको कैलस क्रिएट करना है, कैलस का फॉर्मेशन करना है, शूट और रूट डेवलपमेंट करना है, उन सभी चीज़ों के लिए आप कंसंट्रेशन किसकी रखनी है? ऑक्जिन और साइटोकाइनिन की। ऑक्जिन जो है वो रूट डिफरेंशिएशन को या फिर अपन कहें रूट इनिशिएशन को इंडक्शन करता है और साइटोकाइनिन जो है वो शूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। तो दोनों की कंसंट्रेशन जरूरी है। रूट इन्फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन कहें अपन और शूट फॉर्मेशन के लिए तो इन्होंने दिया है रूट एंड शूट डिफरेंशिएशन के लिए ऑक्जिन एंड साइटोकाइनिन दोनों कंसंट्रेशन का कॉम्बिनेशन बनाकर इसमें डाला जाता है एमएस मीडियम के अंदर। यहां पर देखिए 128 क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट इज एसोसिएटेड विद। क्लोरोप्लास्ट है कौन सी पाथवे, कौन सी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है? कुछ दिया गया है। रेस्पिरेशन जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनल जो हैं वो होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सिसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है। अगला ग्लूकोनियोजेनेसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट वो किस में इन्वॉल्व होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन C2 पाथवे या साइकिल में इन्वॉल्व होता है। 129 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कुछ कंडीशन दी गई है। फोटो सिस्टम सेकेंड, ऑक्सीडाइज प्लास्टोक्विनोल फास्टर। मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ऑक्सीजन उसके साथ में बाइंड होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन का बाइंड करना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। प्लास्टोक्विनोल फास्टर, प्लास्टोक्विनोल बनने लगता है नहीं, प्लास्टोक्विनोल जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है। और अगर प्लास्टोक्विनोल का ऑक्सीडाइज होगा तो प्लास्टोक्विनोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लास्टोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्लास्टोक्विनोल जो होता है वो एक चार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो फास्टर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन प्लास्टोक्विनोन, धीरे धीरे प्लास्टोक्विनोन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है कि प्लास्टोक्विनोल कन्वर्ट इनटू प्लास्टोक्विनोन? तो नॉर्मल सी बात है, जब छाया वाली कंडीशन आएगी और रेड लाइट वाली कंडीशन आएगी, उस कंडीशन में प्लास्टोक्विनोल जो है वो नॉर्मल अपने प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्लास्टोक्विनोल कैसी कंडीशन है? आयनिक कंडीशन होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। देखें अपन, इन सैड विद मोर रेड लाइट, छाया वाली कंडीशन हो, अधिक रेड लाइट हो, उस कंडीशन में प्लास्टोक्विनोल है वापस से प्लास्टोक्विनोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टोक्विनोल को याद रखना बस आप, चार्ज मॉलिक्यूल है।
इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ ग्लाइओक्सिसोम कन्वर्ट H2O2 टू H2O एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको कन्वर्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। तो कौन सा ग्लाइओक्सिसोम अपन कैसे कहते हैं, प्लांट के अंदर जो पेरोक्सिसोम के जैसा ऑर्गेनल पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लाइओक्सिसोम कहते हैं। तो ग्लाइओक्सिसोम में कैटालेज एंजाइम पाया जाता है जो H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। आगे अपन देखें 131 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज पॉपुलरली यूज टू डिटरमाइन द वेरिएबिलिटी मतलब वायबिलिटी ऑफ कल्चर्ड सेल इन सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर किसे कहते हैं, जिसको किसी भी सेल्स किसी भी ऑर्गेनल को अगर आप लिक्विड मीडियम में कल्चर करते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, सस्पेंशन कल्चर के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा इनमें से मेथड पॉपुलरली यूज मोस्टली यूज में लेता है डिटरमाइन द वायबिलिटी कि ये सेल जीवित है या नहीं है, वायबिलिटी कल्चर सेल इन सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर में चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेता है, नर्स टिश्यू टेक्निक जो है वो सिंगल सेल कल्चर के लिए यूज में ली जाती है। आगे अपन देखें माइक्रो चेम्बर टेक्निक, ये भी सिंगल सेल कल्चर में काम आती है। पास्चराइजेशन तो अपन जानते हैं, जो कोई भी केमिकल होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए काम आता है। यहाँ पर एक टेक्निक दी गई है फ्लोरोसिन डाई एसीटेट मेथड, ये इसमें यूज में लिया जाता है। ये खास तौर से मेथड जो है फ्लोरोसिन डाई एसीटेट एक मेथड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट एंजाइम की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, कि वो अगर एंजाइम बन रहे हैं इसका मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जीवित है। तो इन्होंने पूछा भी यही है कि लिक्विड कल्चर के दौरान आप सेल की वायबिलिटी कैसे चेक करें कि वो जीवित है या नहीं है। अगर वो जीवित होगी तो एंजाइम्स का फॉर्मेशन, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती रहेगी। तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन और एंजाइम के टेस्ट के द्वारा उनकी उपस्थिति का डिटेक्ट करने के लिए एक टेक्निक है फ्लोरोसिन डाई एसीटेट मेथड। इसमें जो कलर है कुछ येलो ग्रीन कलर के कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित हैं और उनके जो एंजाइम है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए इस टेक्निक को यूज में लिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उपस्थित एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। आगे अपन देखें 132 नंबर क्वेश्चन में, इन प्लांट सेल द साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज। तो बीटा ऑक्सीडेशन का के लिए एक तो प्रोक्सिसोम होता है, तो प्रोक्सिसोम की जगह यहाँ पर कौन सा होता है प्लांट्स के अंदर, ग्लाइओक्सिसोम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्रोक्सिसोम एंड ग्लाइओक्सिसोम। मैंने आपको भी बताया था प्लांट्स के अंदर प्रोक्सिसोम की जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लाइओक्सिसोम्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन प्रोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम में होता है। 133 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्या है। तो ऑक्सीजन जो है वैसे तो अपन जानते हैं प्लांट हार्मोन है, रूटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, डोमिनेंट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हर्बेसाइड्स के रूप में यूज में लिया जाता है। हर्बेसाइड्स जो भी ग्रीन ग्रासेस हैं उनको किल करने के लिए काम आता है, क्योंकि इसकी हाई डोज जो है वो प्लांट को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी ग्रासेस है, वीड्स हैं, हर्ब्स हैं, उनको किल करने के लिए खासतौर से 2,4-D है तो, और 2,4,5-T है, वो कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन है जो किसी भी प्लांट के ग्रासेस जो हैं, हर्ब्स हैं, उनको किल करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो कई बार एग्जाम्पल पूछा जाए कि कौन से ऑक्सीजन हर्बेसाइड्स के रूप में काम करता है, तो 2,4-D ऑक्सीजन और 2,4,5-T ऑक्सीजन वो हमेशा हर्बेसाइड्स के रूप में यूज में लिया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा हर्बेसाइड्स। कई बार हाँ ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कॉमर्शियल पर्पज क्या है, तो हर्बेसाइड इसका कॉमर्शियल पर्पज है। 134 के अंदर अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा के प्रेजेंटेशन के लिए इनमें से कौन सा यूज में नहीं आता है। तो देखो लाइनिंग डायग्राम तो आता ही है, सैम्पलिंग, बार डायग्राम और पाई डायग्राम सभी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सैंपल है वो डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता। सैंपल तो एक सैंपल होता है,
ठीक है ना, ये प्रेजेंटेशन नहीं है, सैंपल इज ओनली सैंपल। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। आगे अपन देखें 135 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखें, इफ द फ्लक्स ऑफ ए सबस्टेंस क्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन is directly proportional to its concentration gradient, the transport process is called। कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें से कोई मॉलिक्यूल है, इधर काफ़ी संख्या में ग्रेडियंट है, कोई भी केमिकल्स मान लो, और ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से निम्न कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है। तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। कि आप कोई भी अपन नॉर्मली जब पढ़ते हैं कि कोई भी आप सेंट की कंडीशन, सेंट को आप एक कॉर्नर में स्प्रे मारते हो तो दूसरे कॉर्नर में ऑटोमेटिक चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? वहाँ पर उसकी हाई कंसंट्रेशन है, वहाँ पर उसकी लो कंसंट्रेशन है, जिसके कारण से कोई भी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन की कैपेसिटी पाई जाती है इन पार्टिकल्स के अंदर कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ऑटोमेटिक मूवमेंट करते हैं। तो ये डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। इसका राइट आंसर आ जाएगा डिफ्यूजन। इसमें किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 136 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल कौन से हैं? ये आपको याद रखने भी हर एग्जाम के अंदर लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल है, वो देख के जाना है। बीटा वल्गेरिस और ट्रिटिकम एस्टिवम जो हैं वो कैसे हैं? लॉन्ग डे प्लांट के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बीटा वल्गेरिस और ट्रिटिकम एस्टिवम। 137 A genetic mutation caused by the addition or deletion of any number of nucleotides। कोई भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड या तो डिलीट हो गया या फिर कोई एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। ऐड होने के कारण से या डिलीट होने के कारण से पूरी सीक्वेंस अगर फर्क पड़ जाए, पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो अदर देन 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3 इन ए DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो ऐसी कंडीशन जो होती है जेनेटिक म्यूटेशन कोज्ड बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मैंने कहा अगर पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाए एक न्यूक्लियोटाइड के निकलने या जुड़ने से, तो उसे क्या कहते हैं? अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है सबसे हानिकारक म्यूटेशन होते हैं। पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आपके कोडॉन चेंज हो गए हैं एक न्यूक्लियोटाइड के एंटर करने से या एक न्यूक्लियोटाइड के निकल जाने से, पूरी कोडॉन सीक्वेंस चेंज होती है, तो पूरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी। जो हो सकती है वो प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर किसी विशेष प्रकार के सेल सिग्नलिंग में यूज में आ रही हो, किसी हार्मोन को क्रिएट करने में यूज में आ रही हो, तो वहाँ पर हो सकता है वो गलत बनकर कोई टॉक्सिक भी बना सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, कई बार पूछा जाता है सबसे हानिकारक म्यूटेशन कौन सा? तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही सबसे हानिकारक है। RNA molecule capable of catalyzing a chemical reaction such as self splicing is known। RNA में RNA की जो स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है, RNA प्रोकैरियोट्स में तो स्प्लाइसिंग नहीं होती है, केवल एक्सॉन सीक्वेंस पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स की अपन बात करते हैं तो दो प्रकार की सीक्वेंस होती है, एक्सॉन और इंट्रॉन, कोडिंग और नॉन कोडिंग। इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग के दौरान रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है। एक्सॉन को जब जोड़ा जाता है, इंट्रॉन को निकाला जाता है, उस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग के दौरान कोई भी बाहर का एंजाइम यूज में नहीं आता है, केवल RNA ही एक स्प्लाइटर के रूप में वर्क करता है। तो वो RNA जो एक्ट एज एंजाइम के रूप में वर्क कर रहा है, उससे अपन क्या कहते हैं? तो राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राइबोजाइम। ठीक है, इसमें कोई प्रोटीन यूज में नहीं आता है, केवल RNA है। RNA में OH ग्रुप जो फ्री होता है, ठीक है, OH ग्रुप जो होता है 2' पर, वो क्या करता है? एक्ट एज ए कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करता है, जिसमें एंजाइम की जैसी एक्टिविटी पाई जाती है। आगे अपन देखें, वन 139 में देखें अपन, व्हेन ए क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व नो चेंज इन अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोई भी क्रोमोसोम है जिनमें फ्रेगमेंट की एक्सचेंज उन्होंने किए हैं, लेकिन DNA की साइज में कोई फर्क नहीं आया है, ना ही DNA लॉस हुआ है, ना ही बेनिफिट हुआ है। तो जेनेटिक मटेरियल, व्हेन क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व नो चेंज इन अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अमाउंट में कोई फर्क नहीं है, बट ओनली इन ऑर्डर ऑफ जीन, थोड़ा बहुत जीन की जो ऑर्डर है उसमें चेंज हो सकता है, इज कॉल्ड। तो ट्रांसलोकेशन है कि कोई भी एक
ये क्रोमोसोम है, यहाँ का पोर्शन यहाँ चला गया और यहाँ का पोर्शन यहाँ चला गया। जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, बस ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ जो जीन था वो यहाँ गया, यहाँ का जीन था वो यहाँ चला गया। तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलोकेशन कहलाएगी, विदाउट एनी चेंजेज इन डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए मटेरियल साइज या अमाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसमें 140 नंबर क्वेश्चन में अपन देखें, पजलिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक जीनोम, कि यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर जो जीनोम है उनकी साइज, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, द मोर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द नंबर ऑफ द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड आर कोल्ड। कि कई बार होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की साइज़ बढ़ती जाती है लेकिन जीनोम की साइज़ नहीं बढ़ती जाती है, जबकि कई ऑर्गेनिज्म साइज़ में छोटे होते हैं, उनके अंदर जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की जो कंडीशन है, जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है लेकिन मोर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसे अपन क्या कहते हैं? सी वैल्यू पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सी वैल्यू पैराडॉक्स की डेफिनेशन है ये। तो ये सी वैल्यू पैराडॉक्स कहलाता है। 141 के अंदर अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रोपोरेशन तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में एक जीन का एक सेल से मतलब दूसरे सेल में ट्रांसफर करना, या फिर अपन कह सकते हैं आपने कोई भी ऐसा लिया है, इसमें सेल्स डाल रखी, करंट डाला आपने, इनमें छेद बन गई और इसमें डीएनए की फ्रेगमेंट डाल रखी है, वो इसमें एंटर कर जाते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है। पीजी मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर दो सेल के बीच में एक सेल से दूसरे सेल में फ्यूजन करवाना। बायोलिस्टिक्स, तो यहाँ पर अपन जानते हैं गन की सहायता से, इंजेक्शन की सहायता से। और एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर, ये जो है वो किसी बैक्टीरिया की सहायता से किया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 142 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपन देखें, एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एसेंशियल फॉर बोथ आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट टू प्रिवेंट देयर रप्चर। किसी प्रोटोप्लास्ट को आप सेपरेट करते हो, प्रोटोप्लास्ट सेपरेट का मतलब होता है कि भाई आप कोई भी एक प्लांट सेल लेते हो, प्लांट सेल में ऊपर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल को आप रिमूव कर देते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट बचता है। ठीक है, ऐसी सेल्स जिसमें विदाउट सेल वॉल हो उसे अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट जनरली होता है क्या? वो रप्चर हो जाता है क्योंकि उसका पानी बाहर निकल जाता है। ऐसी कंडीशन को उसको मेंटेन करने के लिए कि उसका पानी न तो बाहर निकले ना अंदर जाए, तो ऐसी ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आपको उस मीडियम के अंदर क्या डालना होगा? ऑस्मोटिकम जो है वो एक केमिकल यूज में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऑस्मोटिकम जो केमिकल है, एजेंट है, वो यूज में आता है किसी भी ऑस्मोटिक कंडीशन को रेगुलेट करने या मेंटेन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे अपन देखें 143 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो आपको हमेशा देखने को मिलता है। पायरेथ्रिन, पायरेथ्रिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर ऑफ। कई बार ये भी पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कौन से पार्ट से? तो याद रखना आपको ड्राई फ्लावर से प्राप्त किया जाता है। ये कौन से प्लांट से? तो खासतौर से जो क्राइसेंथेमम की स्पीसीज है उनसे प्राप्त किया जाता है। कई बार ऑप्शन नहीं मिलता, आप तो क्राइसेंथेमम भी कर सकते हो, क्राइसेंथेमम साइनेरिफोलियम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा क्राइसेंथेमम साइनेरिफोलियम से प्राप्त किया जाता है। ये खासतौर से इंसेक्टिसाइड है भैया, आपको याद रखना। पायरेथ्रिन जो है वो इंसेक्टिसाइड है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं, कीट हैं, उनको मारने के लिए यूज में लिया जाता है। आगे अपन देखें 144 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग द विच स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। कौन सी माइटोटिक डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम को सबसे ज़्यादा कंडेंस कंडीशन में देखने को मिलता है, सबसे छोटे और कंडेंस देखने में? अगर आपको स्टडी करनी है क्रोमोसोम की तो आप कौन सी सेल स्टेज को चूज करोगे? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमेशा कौन सी चूज करनी स्टेज? आपको मेटाफेज जो होती है उसमें क्रोमोसोम सबसे कंडेंस और सबसे क्लियर दिखाई देते हैं आपको, तो मेटाफेज हमेशा चूज आपको करनी होती है। तो इसका राइट आंसर भी मेटाफेज ही होगा। आगे अपन देखें, Which one of the following microscope would you use to visualize chromosome hybridized with fluorescent DNA? और
आरएनए प्रोब। फ्लोरोसेंट जब भी यूज में आता है, अभी फ्लोरोसेंट को थ्रू आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो सीधा सा जाएगा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी को ही यूज में लेना होगा आपको। तो यहाँ पर आपको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी आप यूज में ले सकते हो। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। 146 नंबर क्वेश्चन में देखें, ए जीनोम वाइड स्नैपशॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम विच ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इज नोन एज। कि क्रोमोसोम्स को आप क्या करते हो, अरेंज करते हो, ठीक है। स्नैपशॉट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उनको अरेंज करते हो, एक फोटोग्राफ बनाते हो आप, ठीक है ना। ए जीनोम वाइड स्नैपशॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को उनकी साइज के अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज करते हो। फिर देखते हो कौन सा क्रोमोसोम इनमें है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट टूटा हुआ तो नहीं है, नॉर्मल जो कैरियोटाइप है उससे आप मैच करते हो। तो इसमें होने वाले जो प्रोजेनी है उसके डिसऑर्डर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा डिसऑर्डर इसमें आने की संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो क्या कहलाएगा, कैरियोटाइप कहलाएगा। क्रोमोसोम को उनके साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना कैरियोटाइप कहलाता है। आगे अपन देखें 147 के अंदर देखो आप, द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ वेरिएट स्कैटर अवे फ्रॉम एवरेज और द सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड। सेंट्रल वैल्यू के अलावा, ठीक है। तो ये कौन सी कहलाएगी, डिस्पर्जन कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डिस्पर्जन। आगे अपन देखें द relationship between the independent variable x and dependent variable y, x independent और y dependent can be replaced a mathematical form known as, किसके द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको रिग्रेशन इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन। आगे अपन देखें 149, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शंस ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी यूज। कि ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसमें जीनोमिक लाइब्रेरी जो तैयार कर रहे हैं उसमें कौन से वेक्टर्स को खास तौर से यूज में लिया जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं जीनोमिक डीएनए है, काफ़ी बड़ा साइज है, तो उसको स्टोर करने के लिए फ्रेगमेंट्स के रूप में तो ऐसे कोई वेक्टर्स यूज में लिए जिसकी खुद की साइज़ बड़ी हो, मतलब वो बड़ी डीएनए को कॉपी कर सकता हो, क्लोनिंग कर सकता हो। तो यहाँ पर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है ये लगभग 300 किलोबेस पेयर के आसपास के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कॉपी कर सकता है, क्लोनिंग कर सकता है। तो इसको मोस्टली यूज में लिया जाता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। लास्ट क्वेश्चन देखें 150 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द इंडियन रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेफ्टी गाइडलाइन। कि जो भी रिकॉम्बिनेशन आप कर रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड आप कर रहे हो, उसकी गाइडलाइन, सेफ्टी गाइडलाइन एंड रेगुलेशन इन इंडिया, तो उसको कौन मेंटेन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको मेंटेन और रेगुलेट करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। तो इस आज के लिए अपना आरपीएससी का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है, पेपर नंबर 2, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगले पार्ट के अंदर अपन अगले जो पेपर है कोई उसको लेके आएंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।